आप लोग डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, अब हम क्या शुरू करेंगे। हमने जैसा कि पिछली क्लास में अपने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही प्यारा चैप्टर था जिसे हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था। इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे बात की थी। हमने किन किन चीजों के बारे में बात की थी? हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात की थी, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात की, और हमने क्या बात की थी? हमने सत्याग्रह के बारे में बात की थी। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। जैसा कि भैया हमने राष्ट्रवाद के बारे में बताया कि राष्ट्रवाद होता क्या है। जो देश के लिए प्रेम होता है उसे ही हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। हमने बहुत अच्छे से राष्ट्रवाद की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में बात की थी। ठीक है, फिर हमने क्या बात बोला भैया? फिर हमने बात की कि भैया कैसे जो प्रथम विश्व युद्ध होता है वो हमारे देश पे कैसे प्रभाव डालता है, उसकी हमने डिटेल में बात की। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या बातें की भैया? ये जब भैया प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें भारत जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं ले रहा होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो भारत होता है वो किसकी कॉलोनी होता है? वो ब्रिटेन की कॉलोनी होता है, और ब्रिटेन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा होता है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो भैया ब्रिटेन जो होता है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा होता है, जिसमें अमेरिका भी होता है, रशिया भी होता है, जापान होता है, फ्रांस होता है और ब्रिटेन। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं किसकी भाई, वही मैं बात करूं अपोजिट साइड में, तो जो केंद्रीय शक्तियां होती हैं वो लड़ रही होती हैं, जिसमें जर्मनी होता है, ऑटोमन साम्राज्य होता है और ऑस्ट्रिया टर्की होता है। अच्छा ठीक है, यहां तक हमने बात की। फिर हमने ये देखा कि भैया प्रथम विश्व जब हो रहा था तो उसका भारत पे कैसे प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि भैया जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भारत को बैंक की तरह देख रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया देखो, युद्ध कोई लाठी डंडों से नहीं होते। युद्ध में गोला बारूद चाहिए होते हैं, वेपन्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए पैसा खर्च होता है, और उसका इस्तेमाल उन्होंने भारत पे किया। उन्होंने भारत पे बहुत सारे जो कर वगैरह थे, जैसे मैंने बताया था आपको, कस्टम ड्यूटीज थी, जो सीमा कर होता है वो बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, और क्या क्या चीजें की भाई? चीजों के दाम बढ़ गए। जब टैक्स बढ़ेगा तो चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। तो भैया देखा गया कि भैया 1914 से लेकर 18 के बीच में चीजों के जो दाम थे वो दुगने हो गए। और क्या क्या हमने देखा भाई? जबरन भर्ती हुई। ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स थे वो सेना को जबरन क्या कर रहे थे? सेना को नहीं, हमारे जो आम लोग थे, गांव से भर्तियां चल रही थी, जो नहीं जाना चाहता था उन्हें भी जबरन भर्ती किया जा रहा था। किसके लिए? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। ये सारी चीजें हो रही थी। और क्या हो रहा था भाई? और बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि इन्फ्लुएंजा फैल जाता है, एक जो महामारी होती है वो फैल जाती है, उससे लाखों लोग मर जाते हैं। भुखमरी फैल जाती है, उससे लाखों लोग मरते हैं, सूखा पड़ जाता है। ये सारी जो चीजें हैं वो एक समय पे हो रही थी। तो उससे परेशान आके जो लोग होते हैं उनके अंदर गुस्सा भरा होता है, और उस गुस्से का सही इस्तेमाल किसने करना सिखाया? तो हमारे जो गांधी जी थे, इन्होंने इस गुस्से का सही इस्तेमाल करना सिखाया। और भैया क्या होता है फिर असहयोग आंदोलन होता है। ये हम अभी पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, बस जो अंदर एक हमारी आग भरी थी। अब दिक्कत है ना कि हर तबके का इंसान भारत में, जमींदार हो चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, सबकी परेशानी एक ही थी, वो थे ब्रिटिशर्स। अब ये इसको एक दिशा देनी थी, जो दिया किसने? वो दिशा दी किसने? तो गांधी जी ने दी। ठीक है ना, गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्वतंत्रता में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब भाई, अब हमने ये देखा भाई, ये सत्याग्रह का जब गांधी जी आए थे तो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। सत्याग्रह का अर्थ क्या था? तो उनका मानना ये था कि भैया अगर आप पे कोई भी अत्याचार कर रहा है, कोई भी आप पे एट्रोसिटीज कर रहा है, तो भैया तुम्हें बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उससे जीतने के लिए तुम्हें बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर सत्य की राह पर चल रहे हो, अगर तुम सही हो और सत्य की राह पर चल रहे हो और अहिंसा के पुजारी हो, आप बिना किसी हिंसा के भी आप अपनी लड़ाई को जीत सकते हो। ये किसने बोला था? ये बोला था गांधी जी ने। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में बात कर ली थी। आज क्या है भाई? आज है लेक्चर नंबर 2। तो मैंने आपको यह भी बताया था भैया, जब गांधी जी कब आए थे, गांधी जी भारत में कब आए थे? तो गांधी जी भारत में आए थे 1915 में। 1915 में आए थे भारत में। तो ये जब गांधी जी भारत में आए, उन्होंने देखा कि भैया भारत में तो बहुत बुरी हालत चल रही है, भारत में बहुत बुरी हालत है। अब भारत के लोगों के अंदर गुस्सा भी भरा है, लेकिन इस गुस्से को सही इस्तेमाल कैसे करना है वो गांधी जी ने बताया। तो भैया गांधी जी पहले 1 साल तक तो घूमते हैं, पहले 1 साल तक तो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। उसके बाद भैया 1917 और 1918 के बीच में भैया क्या करते हैं? ये आंदोलन करते हैं। ये भैया आंदोलन करते हैं जिसमें चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और भैया अहमदाबाद स्ट्राइक, ये सारे जो आंदोलन है ये शामिल है। ठीक है, चलिए, ये सारे आंदोलन करते हैं भैया। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम ये देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भैया आज सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम सबसे पहले 1917 में जो चंपारण में किसानों का आंदोलन हुआ था। चंपारण भैया कहां पे है? तो चंपारण बिहार में है। चंपारण कहां है? तो चंपारण बिहार में है।
ठीक है, बिहार में है। आप बोल सकते हो ये जो नेपाल है और बिहार का जो बॉर्डर है वहीं पे ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, इनका जो आंदोलन हुआ था इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला आंदोलन था गांधी जी का हमारे भारत में। और भैया किसानों पर अत्याचार जो हो रहे थे उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर अगले लेक्चर में हम खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे जाते हैं हम। और सबसे पहला टॉपिक क्या भैया, 1917 में किसानों का जब, अरे हाँ, एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, उसका नाम है गांधी जी का आगमन। ठीक है, अब भैया गांधी जी का आगमन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो इस पूरे लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, शुरू से लेके एंड तक आपको कहानी की तरह चीजों को देखना है। ठीक है ना, कहानी की तरह देखना है चीजों को, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भैया पहला जो पॉइंट है भाई, ठीक है ना, 1917 में चंपारण में किसानों का आंदोलन। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती चरणों में चंपारण के किसानों का भी आंदोलन हुआ। भैया किसकी बात हो रही है यहाँ पे, चंपारण के किसानों की आंदोलन हो रही है। तो 20वीं शताब्दी की बात हो रही है, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे चंपारण आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है ना, और भाई जिसकी गूंज पूरे भारत में हुई। ठीक है, जिसकी गूंज जो है पूरे भारत में हुई। अब भैया इसकी गूंज भारत में क्यों हुई, क्योंकि भैया चंपारण आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे, तो हमारे गांधी जी थे, वो इस चंपारण आंदोलन को लीड कर रहे थे। ठीक है ना, इस आंदोलन का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्यों अधिक है भाई, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी, ठीक है ना, आगे ना वही बात, यहीं से महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश हुए थे। यहीं से भैया जो लोग थे उन्हें गांधी जी की वैल्यू, गांधी जी के अंदर का जो टैलेंट था उसके बारे में पता चला था कि भैया जो इंसान है ना ये थोड़ा सा अलग है, और भैया ये जो इंसान है कुछ अलग करके दिखाएगा और ये हमें आजादी दिलवा के दिखाएगा। तो यहाँ पे जो गांधी जी थे, ठीक है ना, यहाँ पे जो गांधी जी थे इनकी वैल्यू पता चली थी, और आप बोल सकते हो ये भारत में राजनीतिक में, ठीक, भारत की जो राजनीति थी इसमें सक्रिय रूप से प्रवेश कर चुके थे। ठीक है ना, इस वजह से भाई चंपारण आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना, अब भैया गांधी जी जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लाए थे, गांधी जी जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लाए थे उसकी शुरुआत भी भाई चंपारण से ही होती है। ठीक है ना, उसकी शुरुआत भी कहां से होती है, उसकी शुरुआत भी चंपारण से होती है। ठीक है ना, अब ये देख रहे हो ना, ये क्या है, ये पूरा बिहार है, ये पूरा बिहार है, ये पूरा बिहार है, और यहां पे क्या है, ये नेपाल है। बिहार और नेपाल की जो बॉर्डर पे ये डिस्ट्रिक्ट है ना चंपारण, यही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या भैया, हुआ ये था भाई उत्तर बिहार में नेपाल से सटे हुए चंपारण जिले में नील की खेती की प्रथा थी। भैया किसकी खेती की प्रथा थी, नील। नील क्या होता है भाई, नील आप देख रहे हो ना, ये देखो, जब अभी कपड़े को डाई दी जाती है ना, सफेद कपड़े को डाई दी जाती है, उसे हम नील बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, जो नील हुआ करती थी वो पेड़ों पे लगती थी, जिसे हम क्या बोलते थे, हम नील का पौधा बोला करते थे, कुछ ऐसा दिखाई देता था। आज के टाइम पे इसकी खेती नहीं होती, क्यों, क्योंकि बैन हो चुकी है इसकी खेती। इससे होता यह है कि भाई जमीन जो उपजाऊपन होता है ना, जमीन का जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, जमीन जैसे आप खेती करते रहोगे 3-4 साल में जो पूरी जमीन होगी वो बंजर हो जाएगी, वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। जो मिट्टी में जितने भी आप बोल सकते हो मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस वजह से जो खेती होती थी, जो किसान जो थे वो इस खेती करने से इसे अवॉइड करना चाहते थे। अच्छा, इससे होता क्या है, तो मैंने जैसा कि बताया, जो कपड़ा होता है उस टाइम जो सूती कपड़े का उद्योग था वो चरम पे था। मैं स्पेशली बात करूं ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, यहाँ पे भैया बड़े बड़े उद्योग जो थे भैया, ठीक है, सूती कपड़ा जो था उस टाइम बहुत ज्यादा, आप बोला करते हो बहुत ज्यादा, उस टाइम चरम सीमा पे था, बहुत ज्यादा बना करता था सूती कपड़ा के, बहुत ज्यादा डिमांड थी उस टाइम पे सूती कपड़े की। भैया सूती कपड़े को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, उस पर डाई करने के लिए, कलर डालने के लिए इस नील का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इस नील का इस्तेमाल किया जाता था। आज के टाइम पे नील का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन भाई आज के टाइम की जो नील बनी हुई है ना, वो किससे बनी हुई है, वो सिंथेटिक जो केमिकल्स होते हैं उनसे बनी होती है, वो भैया पेड़ों से नहीं बनी होती। तो आज के टाइम पे आपको इसकी कहीं खेती देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वही मैं बात करूं अंग्रेजों के टाइम की, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम नील की खेती हुआ करती थी, और जो अंग्रेज थे ना वो क्या करते थे, वो भैया नील की खेती करने के लिए फोर्स किया करते थे। ठीक है ना, फोर्स किया करते थे किसे भाई, भारतीय किसानों को, जो भारतीय किसान है इन्हें फोर्स किया करते थे। ठीक है, चलिए बगान मालिकों ने 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया था। ठीक है ना, अब ये 3, और यहां पे एक सिस्टम और लागू किया था, 3 कठिया प्रणाली। ये भैया एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 3 कठिया प्रणाली सिस्टम क्या था, 1 नंबर में आ जाता है। तो 3 कठिया प्रणाली सिस्टम क्या है, मान लो आप पे 100 बीघा जमीन है, मान लो 100 बीघा जमीन है, और 100 बीघा का भैया जो 15% पार्ट है, यानी कि 15% जो हिस्सा है, इसमें आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, इसमें आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि भैया 15/100, ठीक है ना,
तो 3/20 पार्ट में, ठीक है ना, यानी कि आप बोल सकते हो 15%, यानी कि अगर आप पे मान लो 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा में से 15 बीघा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो यही था भाई 3 कठिया प्रणाली सिस्टम। 3 कठिया प्रणाली मतलब 20, मतलब मान लो 20 आपके 20 बीघा में आपको 3 बीघा में किसकी खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। 15% मान लो, आप 15% मान के चलो, 15%, अगर आपका टोटल जो खेत है उसका 15% जो भाग है उसका आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 3 कठिया प्रणाली के अनुसार हर किसान को अपनी खेती के लायक जमीन के 15% भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। दरअसल नील नगदी फसल मानी जाती थी। अब होता क्या था, सुनो, जो नील होती थी ना, भले ही इससे जमीन बंजर होती हो, लेकिन ये नगदी फसल मानी जाती थी। सर ये नगदी फसल क्या होता है, कैश क्रॉप बोलते हैं इसे इंग्लिश में। नगदी फसल क्या होता है, जो देखो, जो नगदी फसलें वो फसलें होती हैं जिन्हें आप उगा के, जिन्हें पैसे के लिए उगाना चाह रहे हो आप, ठीक है ना, जिनका आप व्यापार करोगे, अपने लिए नहीं उगाते। फॉर एग्जाम्पल मैं अनाज की बात करूं, चावलों की बात करूं, दाल की बात करूं, ये तो भैया खाने के लिए यूज होती है ना, ये तो भैया घर के लिए भी होता है, ठीक है। बेचने के लिए लोग कमी इस्तेमाल करते हैं, इसे बेचते हैं वो अमीर अमीर जो किसान होते हैं वो बेचते हैं। लेकिन भैया जो मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं कैश क्रॉप की, तो ये कैसी होती है भाई, इसे आप खा नहीं सकते, कैश क्रॉप को खाना थोड़ी ना सकते हो। जैसे कॉटन हो गई, ठीक है, कॉटन कैश क्रॉप है, बिल्कुल कैश क्रॉप है। कॉटन हो गई और इंडिगो हो गई, ये सब क्या है, ये सब कैश क्रॉप है। जूट हो गया, ये सारी क्या है, ये सारी कैश क्रॉप है। इन्हें भाई बेच के आप मोटा मुनाफा कमा सकते हो, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए इन्हें नगदी फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, नगदी फसल बोलते हैं। तो भैया ये कैश क्रॉप थी, ठीक है। अब भाई देख लेते हैं, ऐसा कुछ पौधा होता है इसका, देखो नील का ऐसा कुछ पौधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये होता क्या है, नगदी अर्थात जिसको बेच के अच्छी खासी आमदनी होती है, ठीक है ना, मैंने मतलब लिख दिया है इसका। नगदी का मतलब क्या होता है, जिसको बेच के अच्छी खासी कमाई जो है वो हो जाती है। परंतु किसान खुद के उगाए नील को बाहर नहीं बेच सकते थे। अब दिक्कत क्या थी भाई, वो अपने ही खेत में नील की खेती कर रहे हैं, और भैया अपने ही खेत पे उगाई हुई नील को ना वो बाहर नहीं बेच सकते थे, उन्हें बाहर नहीं बेच सकते थे, ठीक है ना। जो भी नील की खेती हो रही है उसे अपनी मर्जी से अच्छे दाम पे बाहर नहीं बेच सकते थे, उन्हें बाजार मूल्य से कम कीमत पर बगान मालिकों को बेचना पड़ता था। बगान मालिक कौन थे भैया, बड़े बड़े इनके बगान थे भैया, जिनकी इंडिगो की खेती होती थी, जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, जो भारत में रह के खेती किया करते थे या करवाते थे, वो थे बगान मालिक। अब इन्होंने क्या होता था, ये डायरेक्ट बाजार में नहीं जाके बेचते थे, ये इन्हें किसे बेचना पड़ता था, इन्हें जो बगान मालिक हैं इन्हें इस नील को बेचना पड़ता था। अब बगान मालिक क्या करेगा भैया, अब यहां पे किसान है, मान लो किसान है, ये बगान मालिक है, ठीक है, और ये बाजार है। अब ये किसान क्या करेगा, मान लो उसने 100 रुपए में नील बेच दी इन्हें, अब ये क्या करेगा, ये 500 रुपए में बाजार में बेच देगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या था, यहां पे जो किसान है ना वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकता था, डायरेक्ट मार्केट में बाजार में नहीं बेच सकता था, उसे बगान मालिकों को बेचनी पड़ती थी बहुत ही कम दाम पे। तो यहाँ पे जो किसान थे उन्हें बहुत ही कम दाम मिला करते थे नील के, ठीक है ना, और जो बगान मालिक थे वो फिर मार्केट में से बेचा करते थे। तो इस वजह से क्या था भाई, इस वजह से उन्हें इसकी खेती का कम कीमत मिला करती थी, ये जो खेती है ना इसकी कम कीमत मिला करती थी। तो इस वजह से जो किसान थे परेशान थे। तो भैया दो चीजें होगी, एक क्या था भाई, एक चीज ये थी कि भैया देखो इन्हें पैसा कम मिल रहा था, दूसरी चीज क्या थी कि भैया 3 कठिया जो सिस्टम है ये लागू कर दिया था, और तीसरी चीज क्या थी कि भैया नील की खेती करने से जो जमीन होती है वो बंजर होती है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी किसकी भैया, चंपारण में जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनकी, ठीक है। अब ये था भाई, ये भाई जो चीज थी वो क्या थी, वो किसानों पर अत्याचार थी भाई, अत्याचार ही तो है भाई, अत्याचार ही तो है। जब तुम भैया 3 कठिया प्रणाली ले आए हो तुम, ठीक है ना, कोई भी अपनी मर्जी से बेच नहीं सकता, फसल के कम कीमत मिल रहे हैं, तो ये सब क्या था, ये सब भाई बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो अत्याचार था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना। अब उनका क्या हो रहा था, उनका इस प्रकार से आर्थिक शोषण हो रहा था, ठीक है ना। अब भाई होता क्या, यहां पे ये भी लिखा कि भाई नील की खेती से खेत की उर्वरता भी कम होती है। खेत की उर्वरता मतलब जो उपजाऊपन है, उपजाऊपन जो है वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। 2-3 साल 4 साल में जो जमीन होती है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है, वो किसी लायक नहीं बचती। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो भैया किसान झेल रहे थे, ठीक है ना। अब होता क्या है भाई, आगे बढ़ते क्या होता है। अब 1900 के बाद जब नील की खपत लोग कम करने लगे तो नील का दाम बाजार में गिरने लगा। अब ये हुआ क्या भाई, 1900 के बाद हुआ क्या कि भैया बाजार में ना और जो ऑल्टरनेटिव्स थे, यानी कि आप बोल सकते हो दूसरे जो नील के अलावा भी कुछ केमिकल्स वगैरह आ गए थे, उन केमिकल्स की हेल्प से जो लोग हैं वो नील बना रहे थे। तो जब क्या हुआ, जब केमिकल की हेल्प से जो सिंथेटिक नील बनने लगी, तो ये थोड़ा जो डिमांड था ना नील की जो खपत थी वो लोग कम करने लगे, नील की खेती भी कम होने लगी। तब क्या हुआ भाई, तो बाजार में ना इसका रेट गिरने लगा, किसका भाई, नील का।
समझ में आ गया क्या हुआ भाई? सुनो, 1900 के बाद क्या हुआ, बहुत से ऑल्टरनेटिव्स आ गए, ठीक है ना, लोग सिंथेटिक नील का प्रयोग करने लगे। तो भैया जो पेड़ों पे नील लगती थी ना, इसकी खपत कम करने लगे लोग। जो पेड़ों पे नील लगती थी इसकी जो खपत थी ना, लोग वो कम करने लगे। और यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे होता यह है कि भैया नील की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से मार्केट में जो नील के दाम होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, नील के जो दाम है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। बगान मालिकों को घाटे का सामना करना पड़ता है। फिर क्या होता है भाई, जो बगान मालिक होते हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया जो नील के दाम है, जिसे उगवा रहे हैं, जिसे फोर्सफुली उगवा रहे हैं किसानों से, उनके दाम तो कम हो गए हैं, तो इन्हें मुनाफा जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब भैया हुआ क्या भाई, इस घाटे की भरपाई तो करनी थी इन्हें, ये तो बहुत ही चालाक थे ना। इस घाटे की भरपाई अंग्रेजों के इशारों पर बगान मालिक उल्टे किसानों से ही कर रहे थे। समझ में आ गया? किसानों से ही इसकी भरपाई कर रहे थे। क्या करके भाई, ठीक है, ये किसानों से कर ज्यादा ले रहे थे, ठीक है ना, किसानों से हाई दाम पे, ये बहुत ही कम दाम पे नील को ले रहे थे। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो किसानों को उठानी पड़ रही थी, ठीक है ना। किसानों पर नए नए कर आरोपित किए जा रहे थे। अब भैया बगान मालिक जो थे वो नए नए कर लगा रहे थे किसानों पे। क्यों? क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा था, जिस वजह से उन्हें बहाना चाहिए था सिर्फ क्या करने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए, क्योंकि नील की खेती के दाम कम हो गए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसकी भरपाई कौन कर रहा था? इसकी भरपाई जो है वो बगान मालिक कर रहे थे। इसकी भरपाई कौन कर रहा था? बगान मालिक कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये करते हैं, ठीक है। यदि कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था तो उसे अपने मालिक को एक बड़ी राशि तवान के रूप में देनी पड़ती थी। अब यहां पे क्या था भाई, मान लो मैंने बोला कि भैया मैं जो नील की खेती हूं नहीं करूंगा, मैंने बगान मालिकों को बोल दिया कि मैं नील की खेती नहीं करना चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। वो जो 3 कठिया सिस्टम था ना, तो उसमें मना कर दिया। अब भैया मना करने पर भाई जो बगान मालिक हुआ करते थे उन्हें एक बड़ी राशि देनी पड़ती थी, ठीक है ना, एक बड़ा पैसा देना, मोटा पैसा देना पड़ता था खेती ना करने के लिए, नील की खेती ना करने के लिए उन्हें बगान मालिकों को क्या देना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था। जैसे क्या बोला गया, जैसे बोला गया तवान, ठीक है, तवान के रूप में उन्हें नगदी देनी पड़ती थी, उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ता था नील की खेती ना करने के लिए। अब क्या हुआ भाई, चंपारण की खेती करने वाले किसानों की स्थिति बंगाल के किसानों से भी अत्यधिक दयनीय थी। अब भैया चंपारण के जो किसान थे, इनकी जो स्थिति थी ना, वो भैया बंगाल में जो किसान थे इनकी स्थिति से भी बहुत ज्यादा गई गुजरी थी। बंगाल में जो किसान थे इनकी स्थिति भी बहुत खराब थी, लेकिन इनसे भी ज्यादा स्थिति जो खराब थी वो किसकी थी? वो भैया चंपारण के किसानों की थी। भैया खाने तक के लाले पड़ गए थे इनके यहाँ पे खाने तक के जो है लाले पड़ गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नील की खेती के दौरान हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने हर बार विरोध प्रकट किया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इससे पहले विरोध नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था, इससे पहले विरोध नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को सही तरह से विरोध करना नहीं आता था, ठीक है। इसके दौरान भाई किसान जो थे ना, इनके अत्याचारों से बड़े परेशान थे और टाइम टाइम पे जो है यहाँ पे विरुद्ध वगैरह मतलब आंदोलन वगैरह करते रहते थे, लेकिन भैया वो विफल हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि सही डायरेक्शन नहीं था, सही लीडर नहीं थे इनके पास। फिर क्या होता है भाई, फिर इनके पास एक भगवान के रूप में आते हैं भैया 1917 में। 1917 में भैया गांधी जी की 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, लेकिन 1917 में चंपारण आते हैं भैया। कौन आते हैं भैया? गांधी जी। और भैया गांधी जी जैसे ही आते हैं वैसे ही सब कुछ बदल जाता है। गांधी जी जैसे ही आते हैं सब कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे हुआ मोतिहारी और बेतिया से सटे हुए इलाकों में किसानों ने पहली बार बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। तो भैया यहाँ पे मोतिहारी की बात हो रही है और भैया बेतिया की बात हो रही है। इससे सटे हुए जो भी इलाके थे, इसमें भैया जो किसान थे उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया। इस आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई, ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ इसके दौरान हिंसा भी हुई। अब ये देखो यहां पे देख रहे हो ना कि कोई भी आंदोलन हुआ करता था गांधी जी से पहले वो हिंसा पे उतर आता था। ऑल्दो भाई जो जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें हिंसा एट द एंड आई गई है, लेकिन गांधी जी का कॉन्सेप्ट ये नहीं था। गांधी जी हिंसा पर यकीन नहीं करते थे, वो अहिंसा पे यकीन करते थे। वो किस पे यकीन करते थे? वो अहिंसा पे यकीन किया करते थे। भैया अहिंसा के राह पे चलो तो तुम्हारी जीत होगी। तो यहाँ पे क्या था भाई, मोतिहारी और बेतिया जैसे सटे जो इलाके थे इनमें भी पहले कई बारी क्या हो चुका था, किसान आंदोलन हो चुका था, लेकिन भैया इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। हिंसा पे उतर आते थे, किसानों पर आंदोलन करने के लिए मुकदमे चलाए जाते थे, ठीक है ना। यहाँ पे होता कुछ भी नहीं था। क्या नहीं होता था यहाँ पे भाई? यहाँ पे होता था क्या होता था यहाँ पे कि किसान जो है विरोध कर रहे हैं, किसान तो विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, आंदोलन कर रहे हैं, झड़प भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन एट द एंड क्या होता था, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया जाता था, उन पे मुकदमे चलाए जाते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हो रही थी, मतलब कोई एक सफल नहीं हो पा रहा था, कोई यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। किसानों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी, वे अंत तक संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है ना, किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और ये
अंत तक क्या करते रहे, अपना संघर्ष करते रहे, ठीक है ना। अब भैया होता है गांधी जी का आगमन, अब हो जाती है यहाँ पे भाई जो गांधी जी है ना वो हीरो बन के आ जाते हैं, कहते हैं डोंट वरी ब्रो, आई एम राइट हियर, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, मैं आ गया हूं ना, अब सब सही हो जाएगा। तो भैया होता क्या है भाई, अब भाई यहाँ पे हुआ क्या, इस आंदोलन में किसानों की सहायता कुछ संपन्न किसानों और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी की। अब यहाँ पे जो कुछ संपन्न किसान थे, कुछ मतलब संपन्न मतलब जो कुछ अमीर किसान थे, जमींदार वगैरह हो गए, जो भला चाहते थे गरीबों का, ठीक है ना, और जो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, इन्होंने भी किसकी मदद की भाई, इन्होंने भी गरीब किसानों की मदद करने की कोशिश की, ठीक है ना। अब ये बात करूंगा 1916 में, ठीक है ना, जो राजकुमार शुक्ला जी थे, राजकुमार शुक्ला जो है, ठीक है ना, ये भैया आमंत्रण करते हैं किसे, गांधी जी को। राजकुमार शुक्ला जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, राजकुमार शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भैया। राजकुमार शुक्ला जी जो होते हैं वो गांधी जी को क्या करते हैं, न्योता आमंत्रण करते हैं कि भैया चंपारण में आओ और अपनी थोड़ी सी कृपा बरसा दो, ठीक है ना। किससे बोलते हैं, गांधी जी से बोलते हैं, ठीक है। तो 1917 में गांधी जी चंपारण आए और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के सहयोग से उन्होंने चंपारण की दयनीय स्थिति का जायजा लिया। अब भैया अकेले नहीं आए थे, कौन भैया, गांधी जी, ठीक है ना। अब भैया ये राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे, अन्य जो लोग थे, ठीक है ना, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह इनके साथ थे, ठीक है, आचार्य कृपलानी। अब ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे देश के क्या बनेंगे, पहले राष्ट्रपति बनेंगे, पहले राष्ट्रपति बनेंगे हमारे देश के, ठीक है ना, यही थे भाई, ये वही थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के सहयोग से उन्होंने चंपारण की दयनीय स्थिति का जायजा लिया। अब होता है ना, किसी चीजों को देखने से पहले आप पहले उस चीज का खुद जायजा लेते हो। तो ये सब जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो चंपारण आए, आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला जी थे, इन्होंने आमंत्रित किया था। और उसके बाद ये सारे जो लोग होते हैं वो पूरी सिचुएशन का क्या लेते हैं, पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हैं कि भैया क्या चल क्या रहा है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ भाई, गांधी जी ने किसानों को अहिंसात्मक और असहयोगात्मक रवैया अपनाने का आग्रह किया। भाई ये गांधी ने बोला देखो हिंसा नहीं करोगे, क्या बोला, देखो हिंसा नहीं करनी है, हिंसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, हिंसा करोगे तो क्या होगा, पिटाई होगी और जेल में डाल दिए जाओगे। तो हिंसा करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कैसा रहना है भाई, आपको ये अहिंसात्मक रवैया अपनाना, अहिंसात्मक और असहयोगात्मक। अहिंसात्मक मतलब हिंसा की राज करनी है, हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है, और असहयोग मतलब आपको असहयोग करना है, मतलब सहयोग नहीं करना। गांधी जी का मानना क्या था कि भैया जो अंग्रेज है ना ये हम पे क्यों रूल कर रहे हैं, क्योंकि हम इनका सहयोग कर रहे हैं। अगर हम इनका सहयोग करना बंद कर देंगे, इन्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे, ये जो बोल रहे हैं इनकी बात माननी बंद कर देंगे, तो भैया अपने आप ये जो अंग्रेज हैं वो भाग जाएंगे भारत से। तो यहाँ पे गांधी जी ने ही बोला कि भैया असहयोगात्मक जो रवैया है वो अपनाने की जरूरत है, यानी कि भैया जो वो बोल रहे हैं ना उनकी बात ही मत मानो, उनकी बात मत मानो, तो हम ऐसे जीत जाएंगे, ठीक है ना। इससे किसानों में उत्साह का नया संचार हुआ और उनके बीच एकता बढ़ी। इससे क्या हुआ भाई, जो किसान होते हैं ना, जब आपको कोई लीडर मिल जाता है, जब आपको कोई एक पर्टिकुलर लीडर मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है, तो यहाँ पे लोगों के अंदर क्या होता है, उत्साह आ जाता है। तो यहाँ पे जो किसान थे भाई, इनके अंदर भी एक उत्साह की भावना आ जाती है, ठीक है ना। सरकार गांधी जी की लोकप्रियता को देखकर चिंतित हो गई। ये जो अंग्रेजी सरकार थी, ना, ये गांधी जी की लोकप्रियता देख के बहुत ज्यादा चिंतित होगी कि भैया ये तो धोती खोल देगा भाई, है ना, ये इंसान तो इतना लोकप्रिय है, ये क्या करेगा, ये तो भाई हमारी बैंड बजा देगा। तो जो किसान लोग थे ना ये चिंतित थे, ठीक है, ये काफी चिंतित थे। उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। अब भैया देखो, बिना गलती के, अभी तक कुछ शुरू भी नहीं हुआ था और बिना गलती के गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनपे मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनपे मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देख रहे हो आप, ये गांधी जी हैं और ये जज साहब बैठे हुए हैं। अब बिना किसी गलती के आप किसी को सजा थोड़ी ना दे सकते हो, बिना किसी गलती के आप किसी को भी सजा दे सकते हो, नहीं दे सकते, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, लेकिन गांधी जी को शीघ्र ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। छोड़ क्यों दिया जाता है, कुछ गलती ही नहीं थी, बिना किसी गलती के उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, बिना किसी गलती के गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। चलिए, किसानों के शिकायतों की जांच के लिए सरकार ने समिति बनाई। अब भैया हुआ क्या, जो किसान की हालत थी, ठीक है ना, किसानों ने शिकायत बहुत ज्यादा की थी। अब यहाँ पे आंदोलन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे आंदोलन तो हो चुका था शुरू, और यहाँ पे क्या हुआ, जो भी किसानों पे अत्याचार हो रहे थे, जो भी किसानों की शिकायतें थी, उन्हें जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी इसने क्या बनाई, एक जांच समिति बनाई। समिति मतलब आप बोल सकते कमेटी बनाई जो जांच करेगी कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर क्या हुआ, इस समिति में गांधी जी को भी एक सदस्य के रूप में रखा गया। अब ये गांधी जी उस टाइम क्या थे भैया, एक सेलिब्रिटी की तरह थे, हीरो की तरह थे। गांधी जी को भी इस समिति में एक हीरो की तरह रखा गया, एक सदस्य थे समिति के। गांधी जी भी क्या थे भाई, सदस्य थे। फिर क्या होता है, समिति की सिफारिशों के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम बना भैया, ठीक है ना। अब भैया यहाँ पे समिति जो थी इसने कुछ सिफारिश दी, कुछ क्या दिया, कुछ सजेशन दिए,
कि भैया हम ये बता रहे हैं, तुम्हें ये चीजें फॉलो करनी है। और ठीक है, इसके आधार पे क्या हुआ, चंपारण कृषि अधिनियम बना। ठीक है, चंपारण कृषि अधिनियम मतलब चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट। अधिनियम क्या होता है, एक्ट होता है, मतलब एक कानून बना, कानून बनाया गया किसके लिए, किसानों के लिए। अब इस कानून में हुआ क्या, इस अधिनियम के जरिए तीन कटिया प्रणाली को खत्म कर दिया। भैया यही तो चाहते थे किसान, यही तो चाहते थे कि भैया तीन कटिया सिस्टम जो है उसे पूर्ण रूप से, उसे क्या किया जाए, उसे पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है ना, यही तो चाहते थे किसान। तो इसे पूर्ण रूप से भैया खत्म कर दिया गया तीन कटिया सिस्टम को। तो यहां याद रखना भैया, जो चंपारण कृषि अधिनियम हुआ था इसमें क्या हुआ था, तो भैया इसमें जो तीन कटिया प्रणाली सिस्टम था इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है ना, किसानों को इसमें बहुत राहत मिली। तो ये जो किसान थे बहुत राहत मिलती है और किसानों में नई एक चेतना आ जाती है कि भैया देखो ये जो बंदा है ना, ये जो गांधी जी हैं, ये हमें क्या दिलवा के रहेंगे, आजादी दिलवा के रहेंगे। एक उत्साह आ जाता है, होता है ना कि पहली बार कोई चीज होती है। इससे पहले जो भी आंदोलन हुए थे वो सारे ही फेल हुए थे, कहीं ना कहीं सारे ही कहीं ना कहीं फेल हुए थे। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, जब बार बार तुम फेल हो रहे हो तो डिमोटिवेशन आ जाता है। लेकिन भैया एक कोई इंसान आ जाता है और वो आपको सही दिशा दिखा देता है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि भैया आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ जाता है। तो वही हुआ, किसानों के अंदर एक मोटिवेशन आ गया था और किसान जो थे वो बहुत ज्यादा खुश थे, एक चेतना जाग हो चुकी थी। ठीक है ना, एक चेतना यहाँ पे जग चुकी थी किसानों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जो पूरा हमने टॉपिक्स हैं ये सारे कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा एक मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा है उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना भैया चंपारण के बारे में। 1917 में चंपारण के जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में जाना। भैया जो चंपारण आंदोलन हुआ था इसके बारे में दो तीन चीजें जान लो। ये चंपारण किसने किया था भाई, चंपारण आंदोलन में जो गांधी जी थे, गांधी जी का पहला आंदोलन था, का पहला आंदोलन था। ठीक है, और क्या याद रखना है भैया, सबसे पहले किसने गांधी जी को आमंत्रित किया था, एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो भाई राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने किया था। ठीक है ना, इनके साथ और कौन थे भैया, तो एक बात याद रखना, राजकुमार शुक्ला प्लस राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे प्रथम। और हमें क्या याद रखना है भैया, इसमें क्या हुआ, इसमें तीन कठिया जो प्रणाली सिस्टम है उसमें क्या था भाई, तीन कठिया, कठिया था प्रणाली जो थी, इसका आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, क्यों आंदोलन हुआ था भैया, एक और कारण था भैया, नील की खेती हुआ करती थी, नील की खेती करवाया करते थे, नील की खेती की वजह से हुआ था। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, और भैया किसानों पर अत्याचार ये हमने जान ही लिया है। अत्याचार क्या था भैया, तीन कटिया प्रणाली सिस्टम थी, लागू हुआ। ठीक है ना, गांधी जी का आगमन होता है तो क्या होता है भाई, ये जो सिस्टम होता है ये हट जाता है। गांधी जी का आगमन होता है भाई, और 1917 में गांधी जी जाते हैं, किसके साथ में, बहुत सारे जो लोग होते हैं, कृपलानी जी होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं, ठीक है ना, राजकुमार शुक्ला जी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी जाते हैं और चीजों का जायजा लेते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, होता क्या है, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। फिर क्या होता है भाई, फिर भैया चंपारण कृषि अधिनियम बनता है। इस अधिनियम में जो तीन कटिया सिस्टम होता है इसे क्या हटा दिया, किसे बिल्कुल हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीजों की हमने बात की। ठीक है ना, अब भैया गांधी जी का आगमन, ये चार जो तीनों चीजें हैं ये हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो आई होप आपको सारी जो चीजें मैंने बताई हैं अभी तक वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब भाई क्विज है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपके लिए लाया हूं इसी लेक्चर से रिलेटेड। तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है, ठीक है ना, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो क्या होगा भाई, आप कर दोगे क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन करो, चंपारण आंदोलन का उद्देश्य कब, उद्घोष कब हुआ। ठीक है ना, चंपारण आंदोलन का उद्घोष कब हुआ, 1917 में, 1918 में, 1919 में, या फिर 1914 में। मतलब ये शुरू कब हुआ था ये बताना है आपको, कब हुआ था शुरू हमारा जो चंपारण आंदोलन था। ये पहला आंदोलन था गांधी जी का और इसमें उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। ये चीज और लिखना है। ठीक है, आपको ये चीज और लिखनी है, इसमें जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो है वो गांधी जी ने पहली बार शुरू किया था। ठीक है, चलिए हाँ, तो भैया इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है 1916। आपकी एनसीईआरटी में 1917, आपकी एनसीईआरटी में 1916 दे रखा है, वो गलत है। ठीक है ना, जो 1916 ऑप्शन है वो गलत है, 1917 में आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, तो भैया 1917 में वो दूसरा करते हैं, तीन कटिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर भाई, उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या फिर किसानों पर। तो भैया तीन कटिया प्रणाली जो सिस्टम जो था वो किस पर लागू था, फटाफट से बताओ। आप पहले खुद करोगे फिर मैं बताऊंगा।
तो 3 कठिया प्रणाली जो सिस्टम था वो भैया किसानों पर लागू किया गया था। यानी कि भैया आपको, आपके पास जो भी जमीन है, आपकी जो टोटल जमीन है उसका 15% जो भाग है उस पर आपको किसकी खेती करनी होगी? नील की खेती करनी होगी। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, तो ये था भैया हमारा 3 कठिया सिस्टम। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किसके नेतृत्व में चंपारण आंदोलन किया गया? भैया चंपारण आंदोलन हम सबको पता है, जो भैया मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, इनके नेतृत्व में किया गया था। तो भैया महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सही जो आंसर है वो महात्मा गांधी द्वारा ये जो है शुरू किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल करके उन्हें किसानों को उनके हक दिलवाया था, किसानों को उनका हक दिलवाया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं प्रश्न नंबर 4। इनमें से किसके बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं? किसने बुलाया था भैया? किसके बुलाने में? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामचंद्र शुक्ला या फिर राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो भैया राजकुमार शुक्ला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं भैया। अब ये है होमवर्क वाले क्वेश्चन, एक एक करके पढ़ो। चंपारण कहां पर स्थित है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, चंपारण कहां पर स्थित है, ये आपको खुद होमवर्क करना है। गांधी जी किन के बुलावे पर चंपारण गए थे? तो ये भी हमने अभी अभी जस्ट किया है। ठीक है, किसान नील की खेती का विरोध क्यों कर रहे थे भाई? क्यों कर रहे थे किसान जो नील की खेती का विरोध क्यों कर रहे थे? आपको पता है 3 कठिया प्रणाली सिस्टम था, उपजाऊ कम होती थी। ठीक है, कैश क्रॉप थी, उनके दाम बहुत कम मिला करते थे। ठीक है ना? और हुआ क्या भैया? हुआ ये कि जब नील की खेती के दाम कम मिलने लगे बागान मालिकों को, तो उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने कर वर बढ़ा दिया। किस पे? किसानों पे। तो किसान इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज थे। अब भैया ये 3 कठिया प्रणाली पर टिप्पणी करो। तो 3 कठिया प्रणाली सिस्टम पे टिप्पणी करो। क्या था भैया? 15% जो कर था वो लिया जाता था। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चंपारण आंदोलन के परिणाम क्या रहे? चंपारण आंदोलन क्या परिणाम रहे भैया? किसानों के अंदर या फिर दुनिया भर में जितने भी लोग थे, दुनिया भर की नहीं, भारत की बात करूं, भारत में जितने भी लोग थे उनके अंदर एक नई चेतना जग जाती है। भारत में जितने भी लोग थे उनके अंदर नई चेतना जग जाती है। चंपारण आंदोलन की विवेचना कीजिए, तो ये उसमें आपको पूरा बताना है चंपारण आंदोलन के बारे में, क्या 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 हुआ था चंपारण आंदोलन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अगली क्लास में हम भारत के राष्ट्रवाद का जो अलग नया टॉपिक है, खेड़ा आंदोलन, फिर उसके बाद अहमदाबाद की मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है ना? ये दोनों जो टॉपिक हैं इसे हम कवर करेंगे। भैया दूसरा जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था खेड़ा में। खेड़ा कहां पे है? तो खेड़ा है गुजरात में। तो भैया गुजरात में किसानों ने आंदोलन किया था, किसके लिए भैया? जो ज्यादा कर ले रहे थे। ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, जो कर लिया जा रहा था किसानों पे, उससे नाराज होकर किसानों ने खेड़ा में आंदोलन किया था। तो यहां पे भी गांधी जी पहुंच जाते हैं। दूसरा आंदोलन था, यहाँ पे भी गांधी जी जो होते हैं वो कमान संभालते हैं और यहाँ पे भी किसानों को हक दिलवाते हैं। और भैया यहाँ पे अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, यहाँ पे भाई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, यहाँ पे जो मिल मालिक थे इनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। क्योंकि जो मिल मजदूर थे वो डिमांड कर रहे थे उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है, उसे 50% बढ़ाया जाए। लेकिन भैया नहीं बढ़ाया गया था, वो 20 पे अड़ा था, ये 50 पे। फिर गांधी जी ने क्या करवाया? मध्यस्थता करवाई और यहाँ पे 35% पे बात बनती है। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली क्लास में डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है ना? अगली क्लास में हम ये डिटेल में सारे जो टॉपिक हैं ये हम करेंगे। ठीक है ना? बाकी आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मेरे को पता है।